दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के किसी हिस्से के बारे में जिसके बारे में आपको शायद पता ना हो, क्योंकि यह देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में भारत के लोग और मीडिया कभी बात नहीं करते और बात करते भी है तो तब जब यहाँ कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या दंगे जैसी घटनाएं हो जाती है। ये देश का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जो अपने खूबसूरत जंगल, झरने, हरियाली और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। बट कंसर्नली यह अपने सामाजिक असमानता, कमजोर बुनियादी ढांचे, गरीबी और कई तरह की हिंसाओं से जूझ रहा है, जिसका उदाहरण हाल ही में मणिपुर में हुए दंगे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में इतनी समस्याएं क्यों है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम देश के इसी इग्नोरेंट और इम्पोर्टेंट रीजन के बारे में समझेंगे। इसका इतिहास क्या था, यह इतना विद्रोह क्यों होता है, यह देश के बाकी हिस्सों से इतना पिछड़ा और गरीब कैसे रह गया। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों भारत 1526 से 1857 तक मुगल रूल के अंडर रहा था। वही इस दौरान 1757 से 1947 तक इंडिया पर अंग्रेजों ने भी राज किया था। फिर चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या फिर कोई और साम्राज्य, लगभग सभी ताकतों के द्वारा भारत पर लंबे समय तक राज किया गया था। लेकिन उस समय केवल उत्तर पूर्वी भारत ही भारत का एकमात्र ऐसा हिस्सा था जिस पर कोई भी ताकत स्पष्ट रूप से राज नहीं कर पाई थी। एक समय था जब मुगलों ने देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ये कभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगल सल्तनत के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर अहोम डायनेस्टी का शासन था। अहोम डायनेस्टी के सैनिक बहादुर तो थे ही, साथ ही इन्हें पहाड़ों और नदियों में भी युद्ध करने की महारत हासिल थी। इसीलिए ये मुगलों के द्वारा लगभग 17 बार हमला करने के बाद भी वो असम तक पार नहीं कर पाए। दोस्तों 1228 से 1826 अहोम डायनेस्टी के एक महान सेना कमांडर लचित बोरफुकन, जिन्होंने कई बार मुगलों को युद्ध में हराया था। लचित बोरफुकन को नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी बोला जाता था। इन्होंने ही मुगलों से युद्ध के बाद उनके कब्जे से गुवाहाटी को छुड़वाया था, जो आज असम की राजधानी है। वही मुगलों के बाद जब अंग्रेजों का भारत पर शासन आया, तब अंग्रेजों ने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई। वो नॉर्थ ईस्ट को केवल रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट की तरह एक्सप्लॉइट करते थे। उस समय भारत के पूर्वी हिस्से को यूनाइटेड बंगाल बोला जाता था। सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंज ने बंगाल के इस बड़े हिस्से को लैंग्वेज, ट्राइब्स और कल्चर के बेसिस पर डिवाइड कर कुछ नए राज्य बनाए थे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट बना असम, साउथ पार्ट बना उड़ीसा और वेस्टर्न पार्ट बना बिहार। यानी 1911 में केवल असम ही नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला राज्य था। उसके बाद सन 1963 में नागालैंड बना, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने। उसके बाद सन 1986 में मिजो ट्राइब्स के बेसिस पर मिजोरम स्टेट बना। 1987 में नेफा, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट एजेंसी बोला जाता है, वह आज का अरुणाचल प्रदेश बना। इसके अलावा सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा राज्य था, जो त्रिपुरा के बाद 1975 में ही बना दिया गया था। एंड फाइनली दोस्तों नॉर्थ ईस्ट को अपने 8 राज्य मिल गए, जिन्हें यहाँ 7 सिस्टर से बोला जाता है। वही पहले से गठित होने की वजह से सिक्किम इन 7 राज्यों का एकमात्र ब्रदर स्टेट है। आपको बता दें कि भारत का यह इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल सर्कल, जो इंडिया के टोटल एरिया का 8% है, वो भारत से सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़े और 60 किलोमीटर लंबे रोड लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसे इंडिया का चिकन नेक बोला जाता है। दोस्तों भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक भारत का नॉर्थ ईस्ट अपने सुंदर प्राकृतिक नज़ारे, हरियाली और अनोखे कल्चर के लिए तो जाना ही जाता है, मगर इन्हीं खूबसूरत वादियों के पीछे एक खतरनाक विद्रोह का सच छिपा है। सच नॉर्थ ईस्ट में लगातार चल रहे वायलेंस और इंसर्जीज का। दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके लिए देश के बाकी हिस्सों समेत नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल था। नॉर्थ ईस्ट के डिस्टिंक्ट ट्राइबल कम्युनिटी को जब इंडिया के साथ मिलाने की बात आई, तो यहाँ की ज़्यादातर कम्युनिटी ने इसको अपोज किया और यहीं से इस रीजन में इंसर्जीज यानी कि बगावत की शुरुआत हुई।
सबसे पहली इंसर्जी हमें 1950 में नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी के द्वारा नागा हिल्स में देखने को मिली, जब इंडिया ने नागास की इंडिपेंडेंस नागालैंड की मांग को रिजेक्ट किया और तभी नागा लोगों ने इस इंसर्जेंसी के लिए हथियार उठाए। साल 1956 में इंडियन आर्मी ने इस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया। इसी को देखते हुए यहाँ कई और ट्राइबल कम्युनिटी ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इंसर्जिस को जन्म दिया और यहीं से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। इसीलिए नागा इंसर्जेंसी को मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज भी कहा जाता है। उसके बाद साल 1966 में मिजोरम के लुसाई हिल्स जिले के लोग असम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े हुए। उनका कहना था कि असम एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कंसर्न्स और डिमांड को नज़रअंदाज करती है और यहीं से दूसरी इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। 1960 में मणिपुर में मितेई कम्युनिटी ने एक और इंसर्जिस को जन्म दिया, जिसका कारण उन्होंने अपने आप को इंडिया में धोखे से जोड़े जाने की बात कही। वही त्रिपुरा भी आज़ादी के वक्त एक रियासत हुआ करता था। उस समय वहाँ की 60% आबादी त्रिपुरी और 40% आबादी बंगाली थी। हालांकि उस समय तो वो इंडियन यूनियन के साथ शांतिपूर्वक शामिल हो गए, मगर आगे चलकर जब डेमोग्राफिक शिफ्टिंग की वजह से वहाँ पर बंगाली लोगों की डोमिनेंस बढ़ने लगी, तो आगे चलकर 1980 में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। इसी तरह असम में भी कई छोटी बड़ी इंसर्जिस देखने को मिली थी। इन सभी इलाकों में जन्मे विद्रोह के पीछे की वजह को समझे तो इसमें सबसे पहला रीजन है जियोग्राफिकल आइसोलेशन और जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स। कभी बांग्लादेश के लोग इन राज्यों में इलीगल तरीके से एंटर हो जाते हैं, तो कभी म्यांमार के। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करने की वजह से लैंड डिस्प्यूट भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बन गई है। वही दूसरा बड़ा रीज़न यहाँ ट्राइबल बैकलेस है, यानी यहाँ पर रह रहे अलग अलग जनजातियों के बीच मतभेद, जो नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में हो रही इंसर्जिस का सबसे बड़ा कारण है। पुअर इकोनॉमिकल इंडेक्स भी यहाँ पर हो रही इंसर्जिस में अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। पॉलिटिक्स की बात करें तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के कई लोगों को यह मानना है कि भारतीय राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इस वजह से उनकी प्रॉब्लम्स और बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस नहीं लेती और इग्नोर करती है। नॉर्थ ईस्ट में लिमिटेड रिसोर्सेज, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और तेज़ी से बढ़ती पॉवर्टी की वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ का लोकल यूथ पैसे कमाने के लिए इंसर्जिस और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जितना अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, उतना ही अपनी बैकवर्डनेस के लिए भी। यह रीजन देश के बाकी रीजन से डेवलपमेंट और बेसिक फैसिलिटीज़ के मामले में बहुत पीछे है, जहां आज भी मॉडर्न डेवलपमेंट की मैसिव कमी देखने को मिलती है। और पूर्वी भारत के इतने पिछड़ेपन की कई वजह हैं, जिसमें पहली वजह है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जियोग्राफिकली और वीक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से मेनलैंड इंडिया से बहुत दूर है। क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफी को देखें तो यहाँ पर लैंड स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। कहीं पर ऊंची ऊंची घाटियाँ हैं तो कहीं पर घने जंगल। ऊपर से यहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लड्स और साइक्लोन जैसी नेचुरल प्रॉब्लम भी बड़ी संख्या में होती है। ऐसे में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, ब्रिज और रेलवे को बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। यही कारण है कि यहाँ के ज़्यादातर राज्यों में आज भी अच्छे रोड्स और रेलवेज नहीं हैं। वही इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही उद्योगों की कमी रही है। प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक जोखिम और बाजार जोखिम जैसी समस्याओं की वजह से यहाँ पर कोई भी कंपनी या फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। वहीं एक कड़ी यहाँ पर लार्ज स्केल में हो रही माइग्रेशन भी है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर रेफ्यूजीज का इलीगल नॉर्थ ईस्ट में आना यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इशू क्रिएट करता है। तो दोस्तों, यह थी पूर्वी भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बतौर एक भारतीय हमें गर्व के साथ पता होनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग रंग, रूप, भाषा और संस्कृति ही तो इंडिया को दुनिया का सबसे डाइवर्स और पावरफुल नेशन बनाती है।